हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस एमसीक्यू सेशन के अंदर। तो बच्चे आज हम यूनिट नंबर 13 के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे बच्चे। मेथड्स इन बायोलॉजी, हमारे जीव विज्ञान के अंदर विभिन्न जो विधियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आज होंगे। मजा आएगा क्योंकि ये यूनिट पढ़ भी रहे हैं बच्चे अभी आप, तो जितनी भी हुई है उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे अच्छा लगेगा आपको। रोशनी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई, आ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने कि एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच जो रेस्ट्रिक्टेड डीएनए खंड की लंबाई में परिवर्तन, उसको कहा जाता है, मेथड को क्या बोला जाएगा, यानी वेरिएशन इन द रेस्ट्रिक्शन डीएनए फ्रेगमेंट लेंथ। जो डीएनए का फ्रेगमेंट है बच्चे, उसकी लंबाई में जो वेरिएशन है और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, ये आपके सामने दिया गया। जहां तक मुझे याद है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स की लंबाई के अंदर जो वेरिएशन है मेरे भाई, इसके लिए एक शब्द हमने यूज किया था, एक टर्म यूज की थी, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि जो भी मेथड होगा वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म यानी पी जरूर लिखा होगा बच्चे। याद करिए, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर 2-3 मेथड्स हमने पढ़े थे और यहां उनमें से दिया गया है, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। आंसर तो बच्चे RFLP, पी इसके अंदर आपको दिख रहा था, पॉलीमॉर्फिज्म एक शब्द यूज किया जाता था। RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वही चीज है बच्चे। ये एक जेनेटिक वेरिएशन है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए काटने के साइट में अंतर के कारण होता है बच्चे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं सबके अपनी अपनी एक साइट होती है कटिंग की, तो डीएनए को जो काटते हैं अलग अलग साइड से काटते हैं, अलग अलग साइड से काटेंगे तो मॉलिक्यूल्स की लेंथ जो है वो भी अलग होगी बच्चे। तो इसी के आधार पे आप कह सकते हो, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा RFLP। ठीक है, यूज कहाँ होता है, जेनेटिक मैपिंग में यूज होता है, फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, ब्रीडिंग की स्टडी करने में यूज होता है इसका। ओके सर, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चे, Which one of the following restriction endonuclease generate fragment with blunt end? याद करिए, ये जो लेक्चर्स आपने बेसिक किए थे पहले, उन लेक्चर्स के अंदर ही ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटते हैं तो या तो ब्लंट एंड पैदा होते हैं या स्टिकी एंड पैदा होते हैं। यहां इसने बोला भाई ब्लंट एंड जो पैदा करे वो कौन सा इनमें से बच्चे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो याद रखिएगा वो होता है बच्चे SMAI। SMAI यही आपका सही आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन है एंटी फंगल एजेंट, एक एंटी फंगल मतलब फंगस के विरुद्ध लड़ने वाला एजेंट, दैट डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, कोशिका मेम्ब्रेन को तोड़ता है, बाय सेलेक्टिवली बाइंडिंग टू द एर्गोस्टिरोल, और किसके साथ जुड़ के, एर्गोस्टिरोल के साथ जुड़ के, जिससे क्या करता, पोर्स बन जाते हैं, और पोर्स बनने के कारण क्या होता, मेम्ब्रेन जो होती है वो लीक करने लग जाती है ना। और अब आपसे कहा है कि भाई एंटी फंगल एजेंट का जो कि एर्गोस्टिरोल्स के साथ में चुन करके उसका जुड़ के और उसमें सेल मेम्ब्रेन में छिद्र बना देता है जिससे वो लीक करने लगती है। तो ये जो करता है वो ठीक है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको काम नहीं करता है, ये आपसे पूछा बच्चे। कौन ये काम नहीं करता है, आंसर आ जाएगा सर सी वाला हमारे पास, ये रहा सर, है ना, केटोकोनाजोल। एंटी फंगल एजेंट टारगेट करते हैं एर्गोस्टेरोल को, ठीक है सर, जिससे क्या करते हैं, सेल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे बाइंड होकर के उसमें छिद्र बना देते हैं, है ना, जिससे सेल की झिल्ली लीक हो जाती है और फंगस मर जाता है। लेकिन कौन नहीं करता ऐसा काम, ये नहीं करता। बाकी 3 के नाम भविष्य के लिए याद रखना, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे अभी। 4th नंबर क्वेश्चन है बस, जो आप कर चुके हैं ना उसमें से जो आए वो आंसर सही करने की कोशिश कीजिएगा बस। फ्लोरोसेंट प्रोब यानी सैंपल, इसका उपयोग करके सेल के भीतर किसी विशेष क्रोमोसोम पर जीन की जो लोकलाइजेशन करने के लिए या सीक्वेंसिंग करने के लिए विधि अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। मतलब फ्लोरोसेंट प्रोब का यूज करके बच्चे जीन जो है ना क्रोमोसोम के अंदर, उसकी लोकलाइजेशन, उसकी स्थिति पता करना, उसकी पोजीशन पता करने को क्या कहा जाता है। अब मुझे बता दीजिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शन में से जवाब मुझे आप सभी से चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेशन है इसका आंसर आप लोग दे दोगे बच्चे, है ना। क्रोमोसोम के अंदर याद करो, एक मेथड स्पेशली पढ़ा था क्रोमोसोम के अंदर जीन की लोकेशन के लिए, है ना। एक जैसे नाम के 2 मेथड लगभग पढ़े थे, उनमें से एक आएगा, कौन सा बच्चे,
ये आपका देखो इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन, इन साइटू सेल के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या आ जाएगा आंसर, ISH आ जाएगा बच्चे, यही सही आंसर होगा। दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप दोनों में से ए या बी में से कोई बोल दो, काम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगी, अंदर ही तो होगी क्रोमोसोम के, तो बेसिक बात है वही मेथड यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन एक्सप्रेशन लेवल पता करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। ये आपके पिछले सेट के अंदर आया था। जीन एक्सप्रेशन लेवल पता करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं बच्चे। जीन एक्सप्रेशन लेवल दो स्टेज पे होता है, एक आरएनए लेवल पे होता है, एक प्रोटीन लेवल पे। दो लेवल के लिए मैंने 2-3 मेथड्स आप सभी को समझाए थे, अभी आप बता दीजिए बच्चे कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर आएगा माइक्रो एरे एनालिसिस, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग का तो कोई रोल नहीं है। पीसीआर मेथड आप सभी बच्चे जानते हो। पीसीआर मेथड क्या होता है सर, ये तो एम्पलीफाई करने के लिए होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के तो पर्पज आपने अलग से पढ़े थे डिटेल में, तो एक ही ऑप्शन बचता है माइक्रो एरे एनालिसिस। और ये माइक्रो एरे एनालिसिस जो होता है ना, प्रोटीन लेवल पे जब हम करते हैं ना, उसी का दूसरा नाम होता है। ठीक है सर, ये लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं सर अगला, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ई कोरी, किस डीएनए सीक्वेंस को पहचानता है और उस पर काम करता है, उसको काटता है। ई कोरी का एग्जांपल हमने बेसिक लेक्चर में ही कर लिया था, याद करिए। बेसिक लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कौन से सीक्वेंस से काटता है, ये आपसे पूछा है। इसका एग्जांपल से मैंने समझाया था बच्चे, आंसर आ जाएगा सर ये GAATTC, ये सीक्वेंस में काटता है आपके डीएनए को। अगला क्वेश्चन है, स्वेडबर्ग इकाई किससे संबंधित है। ये भी बच्चे आप लोग बेसिक जब आपने यूनिट कर रहे थे तो स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में आपको बता दिया था, एक कोफिशिएंट भी मैंने समझाया था इसके साथ में, तो वही आपको बताता है क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किसी मॉलिक्यूल का सेडिमेंट, उसके टुकड़ों का कोफिशिएंट, वो क्या होता है बच्चे, स्वेडबर्ग के नाम से आप लोग उसको जानेंगे। ठीक है, तो आंसर भी आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके एमपी में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आप हर यूनिट में से देखना, हर यूनिट में बाकी के सेट में जो क्वेश्चन है ना, उनके कंपैरिजन में इजी क्वेश्चन आप वाले सेट में मिले हैं आज तक। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए ध्यान रखें, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ करके आप सभी के लिए मैनेज किया गया चीजों को। अगले पे आ जाइए बच्चे, ब्लंट कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को यहां काटते हैं बच्चे, यानी ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि ब्लंट एंड पैदा करते हैं, स्टिकी एंड पैदा नहीं करते हैं, वो इनमें से किस जगह से काटते हैं। वो काटते हैं बच्चे उनको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाली जगह से। जब यहां से काटा जाएगा तो फिर ब्लंट एंड पैदा होते हैं, फिर आपके स्टिकी एंड पैदा नहीं होते हैं। एक है बच्चे, पूरे क्रोमोसोम को पेंट के द्वारा एनालाइज करके कौन से मेथड से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर देखो डाई का यूज करके बच्चे, डाई का यूज करके किस मेथड में हमने एनालाइज किया था, वो किया था बच्चे आपका डाई का यूज करके इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन मेथड के अंदर, और फ्लोरोसेंट का यूज करके, और जिसका नाम क्या था, ये देखो लिखा भी हुआ है FISH, फ्लोरोसेंस इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन। याद करिए बच्चे FISH। दो मेथड थे FISH GISH, है ना, जो आपने पढ़े थे। फिर है कि भी 2020 में केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, CRISPR-Cas9 टेक्निक आपने 2 बार पढ़ी है, थोड़ा बहुत अभी भी हमारा डिस्कस आया था, मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हमारा पहले बेसिक लेक्चर में भी आया था। तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपसे पूछा, तो ये तो फैक्ट है, याद कर लीजिएगा बच्चे, ए वाले आंसर में जो लिखा हुआ है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। जीनोमिक की रिसर्च में अलग अलग सैंपल के बीच जो जीन का एक्सप्रेशन लेवल की तुलना करने के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है बच्चे। देखिए फिर से वही है जीन एक्सप्रेशन, और अभी अभी एक क्वेश्चन आया था जीन एक्सप्रेशन के बारे में, मैंने बताया था माइक्रो एरे एनालाइज के द्वारा किया जाता, वही आपका आंसर आ जाएगा सर। एक्सप्रेशन के लिए यही चीज होती है, प्रोटीन लेवल पे एक मेथड होता है ये। 12 नंबर है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म किसका उदाहरण है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के फ्रेगमेंट, उसके टुकड़े की लंबाई अलग अलग होना, सीक्वेंस अलग होना। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा एक क्या है सर, एक जेनेटिक मार्कर, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या, डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर ये चारों बेस होते हैं, उसमें बदलाव को कहते हैं, यानी केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदलाव को कहते हैं बच्चे। ये जेनेटिक वेरिएशन को दर्शाता है और इसका उपयोग हम जेनेटिक मार्कर के रूप में करते हैं।
अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास में 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है PQR। एक जो है उसका साइज 4 बेस पेयर का है, एक का साइज 6 बेस पेयर का और एक का 8 बेस पेयर का। ये सीक्वेंस को पहचानने में सक्षम है। बैक्टीरियल जीनोम पर इस सीक्वेंस के होने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? अब फ्रीक्वेंसी और यहां पर दे रखे हैं आपके पास में साइज, ठीक है। बोला क्या है कि 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है PQR और ये कैपेबल हैं रिकॉग्नाइज करने में किसको? ये 4 बेस पेयर वाले को रिकॉग्नाइज करता है, ये 6 बेस पेयर वाले को, ये 8 बेस पेयर वाले को। तो फ्रीक्वेंसी बताइए बैक्टीरियल जीनोम में किसकी किस सीक्वेंस में होगी? देखो भाई एक बात समझना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, DNA में स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। छोटे रिकॉग्निशन सीक्वेंस ज्यादा बार आते हैं और बड़े सीक्वेंस कम बार आते हैं। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? छोटे वाले की। छोटा कौन है? P, तो P, Q और R ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जितना छोटा होगा बेस फिर उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मिनी सैटेलाइट या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बच्चे? ये आपसे पूछा है। देखो भाई यहां पे मिनी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट जीन कंसेप्ट आपने ये भी बेसिक लेक्चर में सीखा था। मिनी सैटेलाइट या VNTRs वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोल सकते हैं। डीएनए के ऐसे रीजन है जहां पे शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस कई बार रिपीट होते हैं और इनकी रिपीट संख्या हर व्यक्ति में अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस बात का हम लोग यूज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपाउंड है विशेष रूप से मेथियोनिन के बाद पेप्टाइड बंधों को तोड़ता है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्पेसिफिकली क्लीव्स पेप्टाइड बॉन्ड आफ्टर मिथियोनिन रेजिड्यू, यानी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले कंपाउंड का नाम बच्चे आपसे पूछा है। तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका साइनोजेन ब्रोमाइड। यानी साइनोजेन ब्रोमाइड जो होता है एक केमिकल क्लीवेज रिएजेंट, क्लीवेज का मतलब होता है उसको विखंडित करने वाला एजेंट है। ये विशेष रूप से क्या होता है? मेथियोनिन जो होता है ना उसके C टर्मिनल के बाद में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना उसको तोड़ता है। तो इसलिए क्या बोला जाएगा? यही आपका सही आंसर होगा बच्चे। इसने यही पूछा था कि मिथियोनिन के बाद जो आपका बॉन्ड होता है उसको तोड़ने वाले एजेंट का नाम पूछा था। अगला क्वेश्चन, डीएनए के कई अलग अलग सैंपल पिघलाए जाते हैं तो पाया जाता है कि पिघलने का तापमान उस डीएनए मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज्यादा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अनुपात में कौन होते हैं बच्चे? तो 2 बेस याद रखना है कि ये दोनों बेस जिसमें ज्यादा होंगे, जिस डीएनए के अंदर साइटोसिन और गवानीन ज्यादा होते हैं बच्चे, उसको पिघलाने के लिए आपको तापमान भी ज्यादा देना होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बच्चे जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। बेसिक सी बात है। ये 2-3 बार मैंने फोर्स करके आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद रही होगी तो। इसके बाद है बच्चे, a number of restriction enzyme that recognize different target sequence but produce the same staggered end or overhangs are known as। कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अलग अलग टारगेट सीक्वेंस को पहचानते हैं लेकिन एक जैसे स्टैगर्ड एंड बनाते हैं बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? आपसे जस्ट उनका नाम पूछा है बच्चे। तो मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं लेकिन काटने के बाद उनके सेम स्टिकी एंड बनते हैं बच्चे, या स्टैगर्ड एंड बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में बहुत उपयोगी होती है सर ये मेथड। उसको उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइसोसाइजोमर्स कहा जाता है, आइसोसाइजोमर्स कहा जाता है। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन सारे के सारे मेथड्स इन बायोलॉजी से हैं, लेकिन मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर हमारी बाकी यूनिट की सारी जानकारियां यूज होनी है बच्चे। वो जानकारियों के आधार पे तो कोई मेथड हम लागू करेंगे। तो इसलिए ये मत सोचना सर ये तो अलग यूनिट में था। बिल्कुल भाई, मेथड्स इन आपके जो बायोलॉजी के अंदर आप जो पढ़ते हो चीजें, वहां पे सभी यूनिट से बहुत सारी चीजें उठ उठ के बार बार आएंगी। यहाँ कंसंट्रेट मेथड पे करना है, लेकिन मेथड भी तो हम उसी चीज पे लागू करेंगे जो चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। चलिए
चलिए पुष्पा, मेहनत करोगे तो वहां भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले सालों के हैं और अभी रिसेंटली 2 4 5 सालों के क्वेश्चन हैं। हाँ, मेहनत जितनी यहाँ ज्यादा करोगे प्रैक्टिस के ऊपर, उतने पेपर में कंफ्यूज कम होगे। लेकिन वहां थोड़ा माइंडसेट हमारा होता तो है, मानता हूँ इस बात को, मेहनत बढ़ाओ बस। ब्रैडफोर्ड ब्यूरेट और फोलिन विधियों का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है बच्चे। किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, प्रोटीन, सामान्यतः प्रोटीन का पता लगाने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। जो ब्रैडफोर्ड मेथड है वो इस डाई की सहायता से प्रोटीन के साथ बाइंड करके कलर चेंज करता है, उससे प्रोटीन पता लगता है। ये जो इस मेथड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में कॉपर आयन का रिएक्शन और वॉयलेट कलर बनता है, उससे पता लगता है। ऐसे ये 3 मेथड हैं बच्चे जो कि प्रोटीन के बारे में पता लगाने के लिए हैं, अलग अलग प्रदान करते हैं कलर। पूरे जीनोम के अंदर जीन का एक्सप्रेशन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पूरे जीनोम के अंदर, बताइए बच्चे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए सीक्वेंसिंग मेथड से पूरे जीनोम का अध्ययन किया जा सकता है। ओके सर। फिर इसके बाद में है, इनमें से कौन सा स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग मेथड? CRISPR-Cas9 की जीन एडिटिंग प्रणाली में कौन सा स्टेप जरूरी है? 4 स्टेप्स हैं, आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो बच्चे पूरे क्वेश्चन को। आंसर क्या होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए। और CRISPR-Cas9 के बारे में आप 2 3 बार पढ़ चुके हो, यहाँ तो खैर मेथड्स इन बायोलॉजी में बहुत थोड़ा सा जिक्र आया है, बट उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था। यस, ये देखिए जरा, क्लोनिंग गाइड आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। गाइड आरएनए की क्लोनिंग करना जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो। CRISPR-Cas9 जो जीन एडिटिंग मेथड होता है, इसका मेन फैक्टर क्या होता है? Cas9 प्रोटीन होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चे? गाइड आरएनए। गाइड आरएनए के विषय में आपने पढ़ा था। जी आरएनए या गाइड आरएनए टारगेट डीएनए सीक्वेंस के साथ क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करके और Cas9 को सही स्थान पर लेकर के आता है, और फिर Cas9 क्या करता है? उस डीएनए को सही जगह पे कट लगाता है, जिससे हमारी जीन एडिटिंग संभव हो सकती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, फिर से FISS तकनीक का उपयोग गुणसूत्र पर डैश के स्थानीयकरण के लिए किया जाता है। तो गुणसूत्र पर किस चीज की लोकलाइजेशन, किस चीज की जगह बताने के लिए करते हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, जीन की। जीन की लोकलाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ा था अभी क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा किए गए एक्सरे डिफ्रैक्शन अध्ययन डीएनए की संरचना की खोज की कुंजी थे। यानी डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज के लिए किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसका नाम आपसे पूछा है बच्चे। एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा तो फ्रैंकलिन ने किया गया था, और ये कुछ बातें जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। वाटसन और क्रिक ने भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लाइट की जो वेवलेंथ हमेशा एक्साइटेड रेडिएशन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, ये किसके द्वारा बताया गया? ये किसने बताया था आपको? तो ये बात बताई थी स्टोक्स ने मेरे भाई, ये स्टोक्स ने बताई थी, है ना। और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, ये इसके बारे में एक मेथड भी हमने पढ़ा था। मेथड तो हमने पूरा कंप्लीट किया था, याद करना, स्टोक्स ने बताई थी। इनमें से कौन सी एनालिसिस करने की टेक्निक सेल के न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट के एस्टिमेशन के लिए जरूरी होती है बच्चे? तो वो हमारे पास में कौन से मेथड होता है? वो होता है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री हमने पढ़ा था ना कि भाई जिसके अंतर्गत हम सेल के अंदर जहाँ पे सेल है उसी के अंतर्गत उसके इंटरनल क्षेत्र, उसके नाभिक के आसपास, नाभिक का जो जीनोमिक क्षेत्र है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, और स्पेशली पूरी टेक्निक हमने फ्लो साइटोमेट्री को पढ़ा भी था। वही आंसर भी होगा आपका। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे, रिया मेथड याद करो। रेडियो लेवलिंग टेक्निक जो आपके पास में है किसके लिए की जाती है? एंटीजन या एंटीबॉडी? याद करो, रिया के अंदर रेडियो इम्यूनो ऐसे, इस मेथड में हमने क्या किया था? हमने एंटीबॉडी को क्या किया था? डाई किया था, है ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल से, फिर उसको हमने एंटीजन से बाइंड करवाया था। तो किसका पता करना था? पता करना था एंटीजन का, यानी प्रोटीन का। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा सर? ए आ जाएगा आपका, एंटीजन। ये लास्ट वाला आप कर चुके हो क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपका हो चुका था। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे बच्चे हमारे। तो जितना आपने 30-40% यूनिट में पढ़ा है, अभी 30% के आसपास हुआ है, तो उसमें से जो क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ वो आपने जरूर बनाने की कोशिश की होगी, और एक बार यहाँ समझ लिए, एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर आउटपुट आपका आएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।